सिर्फ 7 महीने का वक्त है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और चुनाव आयोग की तैयारी है क्या? यह सवाल अब इसलिए जरूरी है क्योंकि कल तक जिक्र सिर्फ नेताओं का होता था और इस बात का जिक्र होता था कि किसकी फाइल कब खुलेगी, किसकी फाइल कब बनेगी और किसके ऊपर छापा कब पड़ेगा, जांच कब होगी और जेल के पीछे वो कब जाएगा। लेकिन अब उसके आगे का सवाल बल्कि नेताओं से आगे बढ़कर अब नौकरशाहों की फाइल भी खुलेगी, नई फाइल भी बनेगी और पुरानी फाइल अभी की नहीं बल्कि 2014 से पहले जो नौकरशाहों की लिस्ट थी कि उनके खिलाफ करप्शन के ये मामले हैं, वो सभी लिस्ट तैयार हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है कि 2014 से पहले नौकरशाहों के खिलाफ अब बिना किसी अनुमति के जांच हो सकती है, सजा दी जा सकती है, गिरफ्तारी के लिए भी किसी से पूछना नहीं होगा। तो एक क्षण के लिए आपके जहन में यह सवाल होगा, कितने नौकरशाह तब थे, कितने नौकरशाह अब हैं और क्या वाकई अगर सभी को मिला दिया जाए तो इस देश के भीतर में क्या विपक्ष का नेता और क्या नौकरशाह, सभी की धड़कनें इस दौर में बढ़ जाएगी। नेताओं की बढ़े या ना बढ़े, लेकिन नौकरशाहों की धड़कनें तो यकीनी तौर पर बढ़ ही जाएगी और उनकी तादाद 2014 से पहले 250 से ज्यादा नौकरशाहों की लिस्ट जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के पद पर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की लिस्ट अब सरकार के पास है। उस दौर में जो भी करप्शन के मामले थे, उस दौर में आय से ज्यादा संपत्ति का मामला हो या अलग अलग घपले घोटालों के भीतर किसी भी नौकरशाह का नाम जो कि संयुक्त सचिव के ऊपर का पद होगा, उसके खिलाफ अब सरकार कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इस दौर का सच यह है कि बीते 5 वर्षों में 216 नौकरशाह और जोड़ लीजिए, यानी 2014 से पहले 250 नौकरशाह, 2018 के बाद से 216 नौकरशाह और जोड़ लीजिए, दोनों मिलाइएगा तो तकरीबन 466 नौकरशाह हो गए। उसके बीच का जो हिस्सा है 2015, 2016, 2017 और 2018 के मार्च तक का, तकरीबन उस बीच में 175 नौकरशाह और भी हैं, यानी आंकड़े 500 को पार कर गए। तो क्या 500 नौकरशाह इस दौर में 2024 से पहले उनकी धुगधुगी इस दौर में बचती रहेगी और वो संभल कर काम करेंगे, सहम कर काम करेंगे? पता नहीं सरकार कब कौन सी फाइल खोल दे और इन सब के बीच ईडी और सीबीआई से कुछ छुपा हुआ नहीं है। और जो सरकार संसद के भीतर जानकारी देती है, अगर उन आंकड़ों को परखें तो मौजूदा वक्त में जो इंडिया के भीतर सक्रिय नेता हैं, सक्रिय पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे जुड़े हुए जो सांसद हैं, जो विधायक हैं और इससे हटकर जो नेता प्रभावी तौर पर हैं, उनकी संख्या 89 है। यानी 89 सांसद, विधायक, नेता जो बहुत प्रभावी हैं इंडिया के भीतर, उनकी भी लिस्ट तैयार है। और इससे हटकर तकरीबन 6 राज्यों को डिस्टर्ब करने की स्थिति में किसी भी वक्त सरकार आ सकती है। और जो जहां पर सत्ता नहीं है, वहां के जो प्रमुख हैं, उसमें चाहे आप एनसीपी का नाम लीजिए या उसमें आप शिवसेना उद्धव ठाकरे की नाम लीजिए, हर किसी का नाम इस फेरिस्त में जुड़ा हुआ है। तो अगर जांच की प्रक्रिया, अपराध बताते हुए उस किसी की छवि को धूमिल करना और नौकरशाहों की धुकधुकी को बढ़ाए रखना, यह एक ऐसी राजनीति है या ऐसी बिसात है जिसका कोई तोड़ इस दौर में नहीं है, जब तक इंडिया इतना सक्रिय ना हो जाए और जनता को सक्रिय ना कर दे और राजनीतिक तौर पर समझाने ना लगे इस देश के भीतर में कि देखिए, सत्ता जिसके हाथ में होगी वह अपने तरीके से काम करेगा और करप्शन तो उसके भीतर भी है, लेकिन वह अपने लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और मैसेज साफ है कि सत्ता के साथ आ गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो यानी इस दौर में पूरे कानून की प्रक्रिया की धज्जियां क्या चुनावी तौर पर उड़ाई जा रही है और राजनीतिक तौर पर सियासत साधने की कोशिश हो रही है? आइए जरा एक एक पन्नों को फिर खोलते हैं। आज महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जब यह फैसला दिया कि संयुक्त सचिव के ऊपर जो 2014 से पहले के नौकरशाह थे, उनकी फाइल खोली जा सकती है। यानी इससे पहले यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या इसके ऊपर स्तर के अधिकारियों के खिलाफ सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी, अनुमति के बगैर जांच नहीं हो सकती है। और जो ये प्राधिकार जो सक्षम होता है वह भी सहमति देती है तो उसके खिलाफ कोई नौकरशाह अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकता है। लेकिन अब सब दरवाजे बंद और नौकरशाहों के खिलाफ पुराने लंबित मामलों की जांच, किसी की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं और गिरफ्तारी की भी छूट है, गिरफ्तारी की भी छूट है। जाहिर है जो इस देश को संभाले हुए नौकरशाहों की टीम है और उसमें भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तमाम लोग इसमें शरीक हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी की जो लिस्ट बतलाती है वो बहुत साफ तौर पर कहती है जिनके खिलाफ मामला चल रहा था, सीबीआई के पास तकरीबन 138 ऐसे केसेस हैं जिसके दायरे में तकरीबन 175 नौकरशाह आते हैं।
और आज ही गृह मंत्रालय ने सीबीआई को भी इजाजत दे डाली कि अब आप लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। और ईडी के पास भी 57 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिसके दायरे में 100 से ज्यादा अधिकारी, जो खास तौर से मनी लॉन्ड्रिंग का चक्कर हो, संपत्ति बनाने और उसको बाहर पैसा भेजने की जो पूरी प्रक्रिया होगी, उस तमाम दायरे में नौकरशाहों की एक पूरी टीम आती है। और यहीं से एक दूसरा सवाल शुरू हुआ कि लालू यादव जाएंगे तो राबड़ी देवी जाएंगी, वो जाएंगी तो मीसा भारती जाएंगी, और वो जाएंगी तो अन्य बेटियों को भी इस दायरे में लाया गया है। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर सुनवाई 21 तारीख को होगी, और अगर अदालत 21 सितंबर को एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर मौजूदा वक्त में जैसे लालू यादव इस वक्त जमानत पर हैं, राबड़ी देवी जमानत पर हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव को भी अदालत से जमानत लेनी पड़ेगी। तो बिहार सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट में बीजेपी के चुनावी तौर पर आकर खड़ा है, और वहां पर सेंध लगाने का मतलब यह है कि चुनाव प्रचार के मैदान में उस शख्स को जाने ही मत दो जिसके जरिए वोट इधर से उधर होने की परिस्थिति पैदा होती है। बिहार का जिक्र हमने आपसे कर ही दिया। झारखंड में हेमंत सोरेन और सीता सोरेन, यह दोनों राजनीतिक तौर पर प्रभावी हैं, तो इनको क्या जेल में डालकर आदिवासी वोटों को अपने साथ बीजेपी ला पाएगी या नहीं ला पाएगी? इस सवाल का मंथन जरूर है, अन्यथा किसी भी दिन हेमंत सोरेन को उठा के लाया जा सकता है, क्योंकि 3 नोटिस भेजे जा चुके हैं। इस बिसात को समझें और उसके साथ नौकरशाहों को जोड़ें। उसके साथ यह समझिए कि जिन जिन क्षेत्रों के भीतर और जिन जिन ऑफिसेस के भीतर जो नौकरशाह करते हैं और उनकी जो लिस्ट तैयार है, उस लिस्ट को हम आपको बताएं उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। हमारी टीम ने जो तैयार किया है उसमें सीधे तौर पर ममता बनर्जी डिस्टर्ब होंगी अभिषेक बनर्जी जेल चले गए तो, और वो लगातार कह रही हैं, कल भी कह रही थी, बहुत परेशान किया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा एमपी और एमएलए टीएमसी के शारदा नारदा कांड के मद्देनजर लिस्ट तैयार है, कब किसी को किस रूप में डाल दिया जाए, लेकिन उससे असर नहीं पड़ता है। तो जिससे असर पड़ता है अब उसको लेकर चुनावी तैयारी बहुत साफ तौर पर। चौथा राज्य तेलंगाना का है। तेलंगाना के भीतर जो बेटी का जिक्र है उसमें कविता का जिक्र है, और वहां पर बड़ा सवाल यह है कि अगर वहां पर लगता है राज्य के मुख्यमंत्री को, केसीआर को, कि बेटी साथ में रहनी चाहिए और उसके संवाद बहुत ज्यादा हैं चुनाव के वक्त में, और यह लिस्ट भी तैयार है जो ईडी की लिस्ट है, उसने 2 बार बुलाया, दोनों बार, एक बार स्केप की, एक बार आई, उसके बाद इतना घबरा गई कि उसके बाद केसीआर ने समझौता ही कर लिया। आखिरी सवाल, क्या चुनाव को लेकर ऐसी तैयारी इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर कभी किसी ने की होगी? यह जानते समझते हुए कि इस दौर में ईडी को लेकर बहुत सवाल खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन बावजूद इसके गृह मंत्रालय ने सीबीआई को हरी झंडी दी। सीबीआई अगली चार्जशीट दाखिल करेगी, तेजस्वी के खिलाफ भी फाइल खुल जाएगी उसके बाद। अब यहां पर जो सवाल सबसे बड़ा है राजनीतिक तौर पर, क्या यह पूरी की पूरी प्रक्रिया को इंडिया समझ रहा है? क्योंकि इंडिया के ही राज्य उस सूची के भीतर खड़े हैं जहां पर कार्रवाई होनी है, और यह कार्रवाई सिस्टमेटिकली किस तरीके से होगी, और उन्हीं नौकरशाहों से करवाया जाए जो नौकरशाह सरकार से दूर या उनके नजदीक या उनके जहन में कोई इंडिपेंडेंस की भावना या उनकी स्वायत्तता या उनका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति प्रेम रहा हो, क्या उनके जरिए कराया हो, जिससे साफ तौर पर वो कार्रवाई तो करेंगे, क्योंकि वहां भी तो 250 नौकरशाहों की लिस्ट है। तो राजनीतिक तौर पर जब चुनाव का ऐलान होता है तो सब कुछ इलेक्शन कमीशन के तहत होता है, और वहां पर स्टेट पावर खत्म हो जाता है नोटिफिकेशन के बाद से। लेकिन सवाल है कि इलेक्शन कमीशन के पास अपनी फौज तो है नहीं, उसको भी उन्हीं नौकरशाहों से काम कराना है। नेताओं को शायद राहत मिल जाए, लेकिन नौकरशाह तो वही है। तो गिरफ्तारी, छापा, पूछताछ नहीं तो चुनाव की प्रक्रिया में चले जाना, यह राजनीति की काट क्या होगी? नेताओं के पास इसकी काट होती नहीं है, इसकी काट सिर्फ और सिर्फ